नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज बाराबंकी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़े के आयोजन का आज तीसरा व्याख्यान है। मैं डॉक्टर विजय कुमार वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, यूट्यूब तथा जूम लिंक के द्वारा जुड़े हुए सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में बड़े भाई प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के द्वारा हिंदी में रोजगार की संभावनाएं विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। मैं महाविद्यालय की तरफ से प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। अगर हम बात हिंदी की करें तो लगभग 65 करोड़ लोगों की पहली भाषा हिंदी है, 50 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा हिंदी है, 20 करोड़ अधिक लोगों की तीसरी तथा चौथी भाषा हिंदी है। संपूर्ण की जनसंख्या लगभग 75 करोड़ है। रूस की लगभग 15 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की लगभग 2.5 करोड़। कहने का आशय यह है कि इस समय संपूर्ण धरती के लगभग 60% हिस्से पर जितनी जनसंख्या रहती है, उससे अधिक जनसंख्या भारत जैसे संपूर्ण विश्व के 6 से भी कम क्षेत्रफल वाले देश में रहती है। इस दृष्टि से हिंदी का पलड़ा भारी है। हिंदी भाषा का भविष्य मुख्यतः 4 मानकों पर नापा जा सकता है। पहला ये कि जनमानस में उस भाषा की प्रतिष्ठा। अगर हिंदी को हम देखें तो हिंदी की जनमानस में प्रतिष्ठा कम नहीं है। लोकोपार्जन हेतु भाषा की उपयोगिता, हिंदी में अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता है, हिंदी पत्रकारिता है, रेडियो जॉकी है, संचार निगम है या क्रिएटिव राइटिंग है। सिविल सर्विस में पहले से ही हिंदी सर्वमान्य है। वर्तमान सरकार ने इसी वर्ष से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में भी हिंदी आरंभ करवाकर एक बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा चुकी है। तो अगर हम देखें कि हिंदी को खतरा किससे है, अगर हम मुहावरे में बात करें तो चाकू को खरबूजे से खतरा है या खरबूजे को चाकू से खतरा है। यानी हिंदी भाषा की जो व्यवस्था है उसे भाषा का व्यवहार करने वालों को खतरा है या जिस भाषा का हम व्यवहार करते हैं खतरा है। हमारी कथन की भूमिका इस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजगार प्रदान करने में अंग्रेजी की जो स्थिति पूरे विश्व में है, वही लगभग वही स्थिति हिंदी की भारतवर्ष में है। बॉलीवुड की बात करें तो उसमें तमाम ऐसे अभिनेता अभिनेत्री हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन वह हिंदी से अच्छा खासा रोजगार करते हैं। अभी अगर हम अग्निपथ मूवी की बात करें तो उसमें कैटरीना पर एक गाना फिल्माया गया है कि चिकनी चमेली छुप के अकेली पौवा लगा के आई। तो कैटरीना को हिंदी नहीं आती है, पौवा का क्या अर्थ समझे, वो भी छुप के पौवा लगाने का, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिया। निर्माता निर्देशक ने कितने कमा, तो हम आप जानते ही हैं। इस रोजगार की अपार सफलता हिंदी में कितनी है कि एक उपन्यास पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखते हैं। हिंदी में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी हैं। आप नाम से ही पुनीत नहीं हैं, आप कार्यों से भी आप पुनीत हैं। संपादन के क्षेत्र में आपने पुनीत कार्य किया, तो आपने प्रभात, युगशिल्पी, वाद प्रवाह, जनकृत से द्विभाषी, उत्कर्ष, चितेरी, लोकायतन, परिवर्तन आदि पत्रिकाओं में शोध जर्नल का आपने संपादन किया। इसी तरह पुस्तकीय लेखन के क्षेत्र में आपने पुनीत कार्य किया तो 32 पुस्तकें प्रकाशित हो गई। शोध पत्र लेखन के क्षेत्र में पुनीत कार्य किए तो 88 शोध पत्र प्रकाशित हो गए। आपके समग्र व्यक्तित्व एवं कृतित्व के क्षेत्र के पुनीत कार्यों को देखते हुए आपको लगभग 19 सम्मान अलंकरण प्राप्त हो चुके हैं। आमंत्रण, व्याख्यान, संगोष्ठियों के पुनीत कार्यों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें लगभग 200 व्याख्यान आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा आपके पुनीत कार्यों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें पुरस्कार चयन समिति की सदस्यता, संयोजक विश्व हिंदी मंच, संयोजक बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल, सह कुलानुशासक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, सह समन्वयक पीएचडी कोर्स वर्क बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, सह समन्वयक बीए ऑनर्स पाठ्यक्रम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, आदि आदि अनेक हैं। अभी हाल में ही आपके द्वारा एक पुनीत कार्य और किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिंदी पाठ्यक्रम को बहुत ही समग्र सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित किया गया। ऐसे पुनीत कार्यों से आच्छादित आज के मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं महाविद्यालय के देव भाषा के मनीषी आचार्य
संस्कृत विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष पांडे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। डॉक्टर मनीष पांडे जी। धन्यवाद डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज बाराबंकी के तत्वावधान में विगत 14 सितंबर से आगामी 30 सितंबर तक हिंदी विभाग द्वारा हिंदी पखवाड़े का एक निरंतर आयोजन है, जिसमें व्याख्यानों की एक श्रृंखला है। आज उस व्याख्यान श्रृंखला का तृतीय व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों के मध्य डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी उपस्थित हैं, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। मैं अत्यंत गरिमा और आदर के साथ उनका स्वागत और सम्मान करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। वैसे तो किसी भी अभ्यागत का स्वागत हमारी परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति है, संस्कारों का एक अंग है, किंतु इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम उस अभ्यागत के प्रति किसी न किसी प्रकार एक प्रकार का कृतज्ञता प्रकाशन करते हैं कि उन्होंने हमारे सामान्य से अवसर को एक विशिष्ट अवसर में परिवर्तित कर दिया। एतदर्थ मैं डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर बिसारिया जी का जीवन वृत्त देख रहा था, तो उसमें मैंने पाया कि उनका जन्म पछरावा रायबरेली में हुआ है। चूंकि मेरा भी जन्म स्थान रायबरेली है, इसलिए अकारण ही एक स्नेह का भाव उनके प्रति जागृत हो गया और स्नेह का यही भाव थोड़ा सा गौरव में परिवर्तित हुआ जब मैंने ये देखा कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत मंचों पर भी उन्होंने अपनी सशक्त उपस्थिति से श्रोताओं और सुधीजनों को आकर्षित किया है और सम्मोहित किया है। इसके लिए वे साधुवाद के भी पात्र हैं, क्योंकि मैं स्वयं संस्कृत विषय का प्राध्यापक हूं। इसके चलते मुझे निश्चय ही उनके प्रति गौरव की अनुभूति होती है। इसी गौरव के भाव के साथ मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज के व्याख्यान के लिए इस मंच को डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी को पुनः सौंपूं, उससे पूर्व एक विहंगम दृष्टि मैं प्रयास करूंगा कि हम लोग डालें डॉक्टर पुनीत बिसारिया के कृतित्व पर, उनकी उपलब्धियों पर। वैसे तो डॉक्टर विजय कुमार वर्मा ने संक्षेप में काफी कुछ कहा, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी कहा, तो मैं थोड़ा धैर्य के साथ जूम ऐप से जुड़े हुए जितने भी हमारे सुधी श्रोता हैं उनको भी, और जो कालांतर में यूट्यूब से जुड़ेंगे वे भी, उन सभी के लिए एक विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं उनके जीवन वृत्ति के संबंध में। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित हैं। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित बुंदेलखंड विकास बोर्ड के आप सम्मानित सदस्य हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित हिंदी ई कंटेंट निर्माण समिति के संयोजक तथा नोडल अधिकारी के रूप में, तथा एकीकृत भाषा पाठ्यक्रम निर्माण समन्वय समिति, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गठित किया गया है, उसके सदस्य के रूप में आप अपने विशिष्ट दायित्वों का निरंतर निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ही अनुरूप विश्वविद्यालयों हेतु एकीकृत हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण समिति के आप संयोजक भी। अपने ही विश्वविद्यालय यानी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हिंदी शोध समिति तथा पाठ्यक्रम समिति के संयोजक के रूप में, तथा विश्वविद्यालय की विद्या परिषद के सम्मानित सदस्य के रूप में भी आप कार्यरत हैं। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कार्य परिषद के सदस्य के रूप में भी आप अपने दायित्वों का पूर्व में निर्वहन कर चुके हैं। विश्व हिंदी मंच शिल्पाकॉन यूनिवर्सिटी बैंकॉक थाईलैंड के भी आप सम्मानित सदस्य हैं, और एक शोध परियोजना जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित किया गया था, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, परंपरा की प्रासंगिकता एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, उसको भी आप निसंदेह अंतिम निष्कर्ष दे चुके होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। एक विशिष्ट उपलब्धि आपके नाम और है कि भोपाल में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में
आपने अपने गौरवपूर्ण व्याख्यान से उस मंच को भी सुशोभित किया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं, जिनमें कुछ शोध पत्रिकाएं भी हैं, यथा प्रभास है, युगशिल्पी है, जनकृति है, सेतु है, और भी कई नाम जो डॉक्टर विजय कुमार वर्मा ले चुके हैं, उनके आप संपादक और कार्यकारी संपादक के रूप में भी निरंतर क्रियाशील हैं। यह निसंदेह किसी भी व्यक्ति के लिए गौरव का विषय हो सकता है। हिंदी भाषा के निरंतर विकास और उन्नयन के लिए आपको समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा, वे चाहे सांस्कृतिक संस्थाएं हों, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे साहित्यिक संस्थाएं हों, शैक्षणिक संस्थाएं हों, उनसे आपको निरंतर पुरस्कृत किया जाता रहा है, जिसमें मैं 2-4 अलंकरणों और सम्मानों का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा शब्द शिल्पी सम्मान, डॉक्टर जगदीश गुप्त गीतांजलि संस्थान लखनऊ द्वारा डॉक्टर जगदीश गुप्त साहित्य श्री सम्मान, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा राजस्थान द्वारा हिंदी साहित्य शिरोमणि अलंकरण इत्यादि विभिन्न सम्मानों के साथ साथ राजभाषा हिंदी सम्मान अलंकरण से भी आप अलंकृत किए गए हैं। फिल्म और समीक्षा के क्षेत्र भी आपसे अछूते नहीं हैं, उनके क्षेत्र में भी आपकी गहरी पैठ है, क्योंकि इससे पूर्व भी कोई एक व्याख्यान था, संभवतः डॉक्टर रामजोर सिंह स्मृति व्याख्यान माला में, जो हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ था, उसको मैंने सुना था। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग झांसी द्वारा गांव चलचित्र मेला के आयोजन के अवसर पर इसी वर्ष आपको निर्देशक अरुण यादव झांसी स्मृति सम्मान से विभूषित किया गया है। और समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको औरैया हिंदी प्रोत्साहन निधि औरैया उत्तर प्रदेश द्वारा भी सम्मानित किया गया है। वैसे तो सम्मानों और अलंकरणों की सूची भी समृद्ध है, बिल्कुल आप डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी के साहित्यिक व्यक्तित्व की तरह। इसलिए मैं बहुत समय न लेते हुए एक बार पुनः उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए उनका स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक उनके कृतित्व का प्रश्न है, अद्यावधि 32 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं, जिनमें सभी ISBN हैं। और मैं देख रहा था कि निरंतर, या कहूं कि प्रत्येक वर्ष उनकी एक पुस्तक उनके पूरे शैक्षणिक काल में, या कह लूं कि उनके अध्यापन काल में आती रही। यह भी किसी भी प्राध्यापक के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों में लगभग 181 आमंत्रित व्याख्यान आपके नाम हैं। शोध पत्र और आलेखों की संख्या लगभग 88 है। और यह सब इतना संकेत देने के लिए पर्याप्त है कि डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी एक विद्वान प्राध्यापक होने के साथ साथ आज भी एक जिज्ञासु छात्र हैं, और निसंदेह उनका जिज्ञासु छात्र होना ही उनके साहित्यिक जीवन की सफल यात्रा का सूचक है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बहुत सारा आदर और सम्मान उनके प्रति व्यक्त करता हूं, और उनका स्वागत करते हुए डॉक्टर विजय कुमार वर्मा को यह मंच सौंपता हूं कि वे उन्हें व्याख्यान के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। सर, हिंदी पर यह आरोप लगता है कि हिंदी रोजगार की भाषा नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझा लिया है, एक जला के दिखाए। आज मैं प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी के द्वारा रोजगार के इतने चिराग प्रज्वलित कर दिए जाएंगे जो हिंदी में रोजगार के पथ पर, प्रशस्ति पथ पर हमेशा देखे और सुने जाएंगे। बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाराबंकी, प्रोफेसर अनीता सिंह जी, मनीष पांडे जी, विजय कुमार वर्मा जी, अनिल विश्वकर्मा जी, कुशाग्र विश्वकर्मा के नाम से आप जुड़े हुए हैं, और सभी जितने भी हमारे इस समय ऑनलाइन उपस्थित श्रोतागण हैं, सबका मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज मुझे सुनने के लिए समय निकाला। और सबसे बड़ा आभार मैं जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग को देना चाहूंगा, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे व्याख्यान देने के लिए आज आप सबके बीच आमंत्रित किया है। आप सबका आभार। जैसा कि डॉक्टर विजय वर्मा जी और मनीष पांडे जी ने कहा, ये सब जो कुछ उपलब्धियां हैं, ये वास्तव में मेरी नहीं,
आप सबकी है, क्योंकि मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ। जो कुछ मुझे समझ में आता है मैं उसे कागज पर लिखने का प्रयास करता हूँ। वो किताब बन जाए, शोधालेख बन जाए, व्याख्यान में परिवर्तित हो जाए, ये सब ईश अनुकंपा है और आप सबकी शुभकामनाएं हैं। खैर, प्रणाम अब प्रणाम मैं गुरुदेव। अपने मूल विषय की ओर आता हूँ। मूल विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है और आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत अपरिहार्य भी कहा जाना चाहिए कि हिंदी में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। इससे प्रायः हमारे हिंदी के विद्यार्थी अनभिज्ञ रहते हैं और प्रायः शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि हिंदी का विद्यार्थी हिंदी विषय को चयनित करते समय रोजगार को ध्यान में रख कर इस विषय का चयन नहीं करता है, बल्कि वो हिंदी विषय को इसलिए चुनता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत ही आसान है, बिना पढ़े हम उत्तीर्ण हो जाएंगे और किसी तरह एन के प्रकारेण हमें उपाधि मिल जाएगी और हम आगे अपना जो भी जीवन में करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। लेकिन कभी भी हिंदी का विद्यार्थी हिंदी को रोजगार की दृष्टि से नहीं देखता कि हिंदी में किस प्रकार के रोजगार की संभावनाएं हैं। और अक्सर हम ये देखते हैं कि हिंदी के विद्यार्थी को यह माना जाता है कि शायद वह रोजगार के लिए उतना उपयुक्त व्यक्ति नहीं होगा, इसीलिए उसने हिंदी का चयन किया है। जबकि वास्तविकता को अगर हम देखें तो वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जितने रोजगार के अवसर हिंदी विषय में उपलब्ध हैं, उतने अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी विषय में उपलब्ध नहीं। और यह बात मैं जब कहता हूं तो इस बात के पीछे कुछ मेरे ठोस निष्कर्ष भी होते हैं, कुछ अनुभव भी होते हैं, जिनके सहारे मैं ये बात कहता हूं कि हिंदी में रोजगार की संभावनाएं और अवसर सर्वाधिक है। अब हम देखते हैं किस तरह से। आप देखें कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिनकी भाग लेने की जो अर्हता है, वो अगर इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा है तो उसमें लगभग मैंने एक छोटा सा आकलन किया है, 90% के आसपास परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें हिंदी एक विषय के रूप में या हिंदी के कुछ प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे वो लिपिक संवर्ग की परीक्षा हो, चाहे वो उसी से मिलती जुलती अन्य प्रकार की परीक्षाएं हों, जिनमें आप लोअर डिवीजन असिस्टेंट जिनको कहते हैं, अब प्रवर सहायक और अवर सहायक कहते हैं रेलवे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो नियुक्तियां होती हैं उनमें एलडीसी प्रवर लिपिक और अवर लिपिक कहते हैं। और इसी प्रकार के नाम से अलग अलग विभागों मंत्रालयों में नियुक्तियां निकलती हैं, जिनमें 4 विषय महत्वपूर्ण रूप से जानना एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है। उसमें एक हिंदी भी है, अन्य विषय हैं अंग्रेजी, गणित और कहीं पर तर्क शक्ति है, कहीं पर वो समसामयिक घटनाक्रम है जिसको करंट अफेयर्स या जीके के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में वहां पर उपस्थित रहती है और मोटे मोटे तौर पर हिंदी का व्याकरण वहां पर जानने की अपेक्षा रखी जाती है कि हिंदी में किस प्रकार के व्याकरणिक संरचना से हिंदी के वाक्य बनाए जाते हैं। तो ये तो एक बहुत ही प्रारंभिक स्तर की जो हमारी नौकरियां हैं उनमें हिंदी का स्थान है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्रारंभिक स्तर की नौकरियां हैं ये पूरे देश में सर्वाधिक है, क्योंकि अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी उसकी एकमात्र जो उनकी जरूरत थी वो थी क्लर्क बनाना या बाबू बनाना। तो उन्होंने जो मैकाले की शिक्षा नीति में बाबू बनाने को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था कि ऐसे बाबू तैयार करो जिससे कि हमारी यहाँ पर जो ब्रिटिश व्यवस्था है वो पूर्ववत चलती रहे और कोई समस्या पेश ना आए। लेकिन हिंदी के मामले में ये व्यवस्था कहीं ना कहीं वरदान सिद्ध हुई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत, ये भारत के जो 3 हिस्से हैं, इनमें लगभग 75% ऐसे राज्य हैं
जहां पर हिंदी बोली भी जाती है, समझी भी जाती है और कार्यालयों में व्यवहृत भी होती है। और ये सारे राज्य ऐसे हैं पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भारत के, जो का क्षेत्र या खा क्षेत्र में आते हैं, और गा क्षेत्र में 4 दक्षिण भारत के राज्य आते हैं। तो जो कार्यालय हिंदी की दृष्टि से अगर हम देखें तो इन लिपिकों की पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी नियुक्ति होती है, और हिंदी के संवाहक के रूप में ये लोग वहां भी जाते हैं और हिंदी में कामकाज भी करते हैं। और हिंदी के लिए जो लक्ष्य गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग हर राज्य के लिए निर्धारित करता है, उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए भी ये लोग प्रयास करते हैं। लेकिन रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये लिपिक लगभग हमारे संपूर्ण देश और विदेश के जो भारतीय कार्यालय हैं उनको आच्छादित करते हैं। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि लिपिक संवर्ग में हिंदी को जाने बगैर आप अखिल भारतीय स्तर की कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते, पहली बात। अब अगर हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ें, स्नातक स्तर तक पहुंचे, तो स्नातक स्तर उत्तीर्ण करते ही हमारे पास और भी कई नौकरियों के अवसर खुल जाते हैं। और आप देखें कि बैंकों में हो या रेलवे में हो या डाक विभाग में हो या नवरत्न कंपनियों में हो, इसमें जितनी भी नियुक्तियां निकलती हैं उनमें हिंदी एक विषय के रूप में, वैकल्पिक रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जिसे हम अंग्रेजी में संक्षिप्ताक्षर में IAS और PCS कहते हैं, प्रशासनिक परीक्षाएं कहते हैं, उनमें भी हिंदी एक विषय के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और मैंने अनेक ऐसे अधिकारियों को देखा है जो विज्ञान की पृष्ठभूमि से होते हुए भी IAS और PCS की परीक्षा हिंदी भाषा से उत्तीर्ण कर आज सेवारत है। तो ये हिंदी की व्याप्ति की एक बहुत बड़ी पहचान कह सकते हैं कि हिंदी के विद्यार्थी छोटी सी एक लिपिक संवर्ग की परीक्षा से लेकर IAS की परीक्षा तक में अपनी एक हिंदी भाषा के माध्यम से मजबूत पहचान स्थापित करने में समर्थ रहे हैं। और अगर हम शुद्ध हिंदी के पदों की ओर देखें, चर्चा करें, तो हर केंद्रीय कार्यालय में जहां पर 100 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर भारत सरकार की राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत और यथा संशोधित उसमें 1987 है, उसमें एक नियम बड़ा ही अच्छा बना हुआ है कि जहां पर 100 से अधिक कर्मचारी होंगे वहां पर एक हिंदी अनुवादक रखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जहां पर 200 से अधिक कर्मचारी होंगे तो वहां पर एक हिंदी अनुवादक और एक हिंदी अधिकारी रखना अनिवार्य है, नियुक्त करना केंद्र सरकार को ये अनिवार्य है। अगर 500 से अधिक कर्मचारी किसी कार्यालय में काम करते हैं तो एक हिंदी अधिकारी, 2 हिंदी अनुवादक और यथासंभव एक सहायक निदेशक राजभाषा रखना अनिवार्य है। और अगर कोई मंत्रालय है तो वहां पर उप निदेशक राजभाषा का पद भी होना अनिवार्य है। और अगर गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है तो वहां पर इन सबके अतिरिक्त एक निदेशक राजभाषा का पद भी है, जो हिंदी का सर्वोच्च पद है। इस प्रकार से हम देखें तो शुद्ध हिंदी के पदों की संख्या भी बहुत अधिक है, क्योंकि देश भर में केंद्र सरकार के बहुत सारे कार्यालय हैं, और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत से ऐसे कार्यालय हैं जहां पर इस प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है। और हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक वहां पर राजदूतावास जैसे हैं वहां पर कार्य करते हैं, हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक के रूप में। इसके अलावा देश और विदेश में अनेक केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय फैले हुए हैं, उनमें भी हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक के पद हैं। और अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी प्रयोगशालाएं हैं, इसरो हो, चाहे आपका CDRI हो लखनऊ का, या और भी एग्रीकल्चर की IGAR की संस्थाएं हों, CSIR की संस्थाएं हों, जितनी भी हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं, DRDO है, RDSO है, BHEL है, ये जितने भी हम नवरत्न संस्थाएं हों या प्रयोगशालाएं हों, इन सब में भी एक हिंदी अनुवादक और दो हिंदी अनुवादक और एक हिंदी अधिकारी की नियुक्ति तो अनिवार्य रूप से करना सभी के लिए रखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे पद हैं जो शिक्षण के पद हैं, जिनका कि हम लोगों से भी प्रत्यक्ष संबंध है। इसमें अगर हम देखें तो प्राथमिक
शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर विद्यालय में आपको हिंदी का एक शिक्षक अवश्य मिलेगा। दक्षिण भारत को अगर हम थोड़ी देर के लिए अभी छोड़कर प्राथमिक विद्यालयों की चर्चा करें, उसको हम बाद में जोड़ते हैं, तो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भारत के लगभग प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में हिंदी के शिक्षक का पद रहता है और उसकी नियुक्ति की जाती है। अब आप कल्पना करिए कि गांव के छोटे सुदूर स्थान तक जो फैले हुए हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें हिंदी का शिक्षक कहीं ना कहीं किसी स्तर पर उपस्थित रहता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने हिंदी के पद देश भर में उपलब्ध होंगे। अब हम अगर केंद्रीय विद्यालयों को भी इसमें जोड़ें, जिनके की विदेशों में भी जिनकी शाखाएं हैं केंद्रीय विद्यालयों की, वहां पर भी अगर हम देखें तो वहां प्राथमिक माध्यमिक दोनों तरह की व्यवस्था है और इस तरह की व्यवस्था बहुत से अन्य विद्यालयों में भी है। तो उन विद्यालयों को भी अगर हम जोड़ लें तो जो माध्यमिक शिक्षा का जो परिदृश्य उभर कर हमारे सामने आता है, उसमें हम देखते हैं कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक दक्षिण भारत में भी, यानी संपूर्ण भारत में, और केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से विदेश में भी जितने भी ये विद्यालय कार्यरत हैं, सभी में हिंदी के शिक्षकों के पद उपलब्ध रहते हैं। अब आप कल्पना करिए कि पूरे देश में और लगभग आप कह लीजिए कि भारत के आसपास के तो हर देश में केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं और बड़े देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, पोलैंड, थाईलैंड, इन देशों में भी केंद्रीय विद्यालयों की शाखाएं हैं, जहां पर वहां के भारतीयों के बच्चे भी पढ़ते हैं और वहां जो राजदूतावास जो होते हैं, हमारे भारतीय दूतावास जिन्हें कहते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके कर्मचारी अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो एक बहुत विशाल संख्या हिंदी के शिक्षकों की रोजगार में इस माध्यम से भी जुड़ी हुई। अगर हम उच्च शिक्षा की ओर देखें, और हाँ, उच्च शिक्षा से पहले मैं माध्यमिक शिक्षा में एक बात और बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत को मैंने अभी छोड़ा था, अब मैं दक्षिण भारत को जोड़कर बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में केरल में कक्षा 6 से हिंदी का शिक्षण वैकल्पिक रूप में रहता है। यही स्थिति कर्नाटक की है। और तमिलनाडु को जितना हम लोग यहाँ पर रहकर सोचते हैं कि तमिलनाडु में हिंदी का बहुत विरोध है, वास्तविकता यह है कि तमिलनाडु में भी कक्षा 9 से हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। और केरल में भी यही स्थिति है। केरल में हम लोग, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, इन सभी प्रदेशों में मैं स्वयं गया हूं। और बल्कि अगर आप इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड जो गृह मंत्रालय प्रतिवर्ष देता है, या इंदिरा गांधी राजभाषा सम्मान जो देता है सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए, तो उसमें जो कार्यालय चयनित होते हैं, ज्यादातर वो कार्यालय दक्षिण भारत के होते हैं और तमिलनाडु के होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि हिंदी का विरोध सिर्फ राजनैतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर कुछ नेतागण करते हैं। सच्चाई ये है कि हिंदी शिक्षण की उत्तम व्यवस्था देश भर में मौजूद है। अब उच्च शिक्षा की ओर हम आते हैं। उच्च शिक्षा में हम सब जो शिक्षक यहाँ पर जुड़े हुए हैं जानते ही हैं कि उच्च शिक्षा में भी प्राथमिक और माध्यमिक की भांति ही जब भी पद निकलते हैं तो हिंदी के पदों की संख्या सर्वाधिक होती है। ये मैं सिर्फ उत्तर भारत या हिंदी पट्टी के विश्वविद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो ये मैं पूरे देश के एक औसत को भी ध्यान में रख रहा हूँ और विश्वविद्यालयों की स्थिति को भी ध्यान में रखकर कह रहा हूँ, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय लगभग हर प्रदेश में खोले गए हैं। इसके अलावा हर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में भी लगभग 50% विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर हिंदी विभाग हैं और हिंदी विभाग में शिक्षण का कार्य चल रहा है। तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि जब सभी विषयों की तुलना में हिंदी के पद अधिक विज्ञापित होते हैं तो नियुक्ति भी स्वाभाविक रूप से हिंदी के शिक्षकों की अधिक होती होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो विदेशों में भी लगभग 117 देश हैं, अभी तक 122 थे। कुछ देशों में जो आंतरिक संघर्ष या उथल पुथल रही है उसकी वजह से हिंदी का शिक्षण अभी बाधित हुआ है। तो 5 और विश्वविद्यालयों को अगर हम छोड़ दें तो 117 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर इंडोलॉजी डिपार्टमेंट है, भारत अध्ययन विभाग है या हिंदी विभाग है, और उन विभागों के माध्यम से या पृथक हिंदी विभागों के माध्यम से वहां पर हिंदी का अध्यापन
और शिक्षण कार्य किया जा रहा है, और विदेशी विद्यार्थी भी हिंदी का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। वहीं से अध्ययन करते हैं, वहीं फिर अध्यापन करने लगते हैं। और कोई विदेशी अगर हमारी हिंदी सीख रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा होगा कि इससे हमें लाभ हो सकता है। तो ये बात हम हिंदी के लोग भी समझें तो शायद बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, कुछ संकेत डॉक्टर विजय वर्मा जी ने किए हिंदी के रोजगार के संबंध में, उन्हीं को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। हिंदी का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है शिक्षण के बाद, जहां पर हिंदी में रोजगार की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो वो है मीडिया का क्षेत्र। मीडिया हम सब जानते हैं कि दो प्रकार से मीडिया आजकल संचालित है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन दोनों माध्यमों में आप स्वयं तुलना कर लें कि हिंदी के समाचार पत्र, पत्रिकाएं या पत्र कितने प्रकाशित होते हैं और अन्य भाषाओं या अंग्रेजी के कितने प्रकाशित होते हैं, तो आप स्वयं इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हिंदी में कितने पद हैं और अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में कितने पद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी यही स्थिति है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप समाचार चैनल अगर देखें तो हिंदी के चैनल आप स्वयं टीवी पर चेक कर सकते हैं कि उनकी बाढ़ आई हुई है, और अंग्रेजी के 1 या 2 चैनल हैं जिनकी दर्शक क्षमता हिंदी के चैनलों की तुलना में 10% भी नहीं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में अधिक चैनल हैं, अधिक समाचार पत्र हैं, अधिक पत्रिकाएं हैं, अधिक पत्र हैं। तो अगर ये सब चीजें देखें, और कोई इस तरह का अभी तक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है कि कितने विद्यार्थी या शिक्षक या कर्मचारी हिंदी के अध्ययन के बाद नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा आपको जो है अनुपात देखने को अवश्य मिलेगा कि हिंदी के लोग पत्रकारिता में भी बहुत अच्छी तरह से अपनी पैठ बनाए हुए हैं, और रोजगार के अवसर अन्य भाषाओं या अंग्रेजी की तुलना में बहुत अधिक। इसके अलावा अगर हम देखें, जो अगला बड़ा क्षेत्र है जिसमें हिंदी में रोजगार के अच्छे अवसर हैं, तो वो है टीवी चैनलों का या टीवी धारावाहिकों का या वेब सीरीज या फिल्मों का। अब आप देखिए कि टीवी धारावाहिक किस भाषा में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, वेब सीरीज किस भाषा में सर्वाधिक बनाई जाती हैं, या टीवी के जो चैनल में समाचार वाचक होते हैं, वाचिकाएं होती हैं, वो किस भाषा में सर्वाधिक है, वेब सीरीज किस भाषा में बनाई जा रही हैं, सिनेमा किस भाषा में बनाया जा रहा है, अधिक बनाया जा रहा है। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे अधिक फिल्में हिंदी भाषा में बनती हैं। तो अगर सबसे अधिक इस प्रकार का जो मटेरियल हमारा बनाया जा रहा है, जिसको हम मोटे तौर पर सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर निर्माण, तो अगर ये सामग्री हमारी बनाई जा रही है और दुनिया की सबसे अधिक फिल्में भारत में बनाई जा रही हैं, दुनिया के सबसे अधिक विज्ञापन भारत में बनाए जा रहे हैं, तो इनमें रोजगार के कितने अवसर हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में, एक गीतकार या पटकथा और संवाद लेखक के रूप में, एक फिल्म निर्देशक, वेब सीरीज निर्देशक, टीवी निर्देशक या समाचार वाचक, या वेब सीरीज के कलाकार या वेब सीरीज के पटकथा लेखक, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, ढेर सारे पद हैं जिन पदों पर हिंदी के विद्वान या हिंदी के जानकार ही काम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये बात कहेंगे कि कैटरीना कैफ की जैसे चर्चा विजय वर्मा जी ने की, कि इस प्रकार के लोग जिनको हिंदी नहीं आती वो भी हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए खराब बात नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो हिंदी सीख रहे हैं। जहां तक कैटरीना कैफ का प्रश्न है, तो उसने एक बाकायदा हिंदी का अपने लिए शिक्षक रखा हुआ है जो उसे हिंदी सिखाता है। तो ऐसे ही अभी चीन और हॉलीवुड और कुछ दक्षिण कोरिया के भी कलाकार हमारी हिंदी की जो पारंपरिक फिल्में, जिन्हें कॉमर्शियल फिल्में कहते हैं, उनमें दिखे हैं। और दिखे ही नहीं है, बल्कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ जैसे अभिनेताओं के, जो नवोदित अभिनेता हैं, उनके सहायक की भूमिका में भी आकर अभिनय किया है। भले ही वो फिल्में हिट हुई हों या ना हुई हों, लेकिन इससे इस बात का परिचय अवश्य मिलता है कि हिंदी जानने की ललक विदेशी अभिनेताओं में भी बहुत अधिक है। कभी हम सुनते हैं कि कोई स्पेन की अभिनेत्री आ रही है, कभी कनाडा से आ रही है, कभी अमेरिका से आ रही है, कभी इटली से आ रही है,
और वो यहाँ हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए लालायित है। तो ये हिंदी में रोजगार ढूंढने ही तो आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? तो हिंदी में रोजगार के अवसर अगर अधिक हैं तभी तो ये लोग हिंदी में रोजगार ढूंढने के लिए रोजगार की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें पूरा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें तो हिंदी विश्व में सबसे अधिक व्यवहारिक भाषा है, इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर मटेरियल जितना भी है, चाहे वो टीवी धारावाहिक हो, चाहे सीरीज हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम हो, क्योंकि सिर्फ न्यूज चैनल ही सैटेलाइट मीडिया के चैनल नहीं है, डिस्कवरी जैसे ज्ञान वाले चैनल भी हैं, खेल के चैनल है जहाँ कमेंटेटर की जरूरत है, उद्घोषक जिन्हें कहते हैं उनकी आवश्यकता है। इसके अलावा उन सबके लिए लिखने वाले लेखकों की भी आवश्यकता है। बहुत से ऐसे धारावाहिक होते हैं जिनमें पटकथा लिखी जाती है या फिर कॉमेडी शो हैं या इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे अन्य कार्यक्रम जिनमें बोलता जो सामने अभिनेता जो बोलता है उसके लिए पीछे बैठकर स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग होते हैं। तो वो स्क्रिप्ट राइटर्स की भी एक बहुत जबरदस्त मांग हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है और इसमें भी लिखकर बहुत अच्छा पैसा हमारे हिंदी के विद्यार्थी कमा सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत तेजी से क्षेत्र हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें हिंदी की जरूरत लगातार देखी जा रही है, उनमें पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो विज्ञापन का आता है। विज्ञापन आप स्वयं देखें, आप जो बीच में ब्रेक होते हैं कार्यक्रमों के बीच में, उसमें आप थोड़ा सा तुलना करें, एक बार गिनने बैठें कि हिंदी के कितने विज्ञापन आ रहे हैं और अंग्रेजी के कितने विज्ञापन आ रहे हैं, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि लगभग 99% विज्ञापन हिंदी में होंगे और 1% से भी शायद कम विज्ञापन ऐसे होंगे जो अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में होंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में विज्ञापन की कितनी मांग है। और देश की, जैसा कि अभी वर्मा जी ने बताया, 65 करोड़ लगभग आबादी है, जो कि पूरे देश की आबादी का 55 से 60% होती है। अब इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हैं, 55% आबादी को ही आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि अन्य भाषी 45% में सिमटे हुए हैं। तो 55% को ध्यान में रखकर अगर विज्ञापन लिखे जा रहे हैं, टीवी धारावाहिक बनाए जा रहे हैं और विदेश में बैठे प्रवासी भारतीय भी अगर इनमें जोड़ लें 5% के लगभग, तो ये संख्या 60% से भी ऊपर चली जाती है। तो इन सब के लिए इतने सारे कार्यक्रम तैयार करना, उसके लिए लेखकों की जरूरत है, उसके लिए प्रस्तुतकर्ताओं की जरूरत है, उसके लिए सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है, सहायक स्टाफ की जरूरत है, उसके लिए गीतकार की जरूरत है, उसके लिए संगीत देने वाले की जरूरत है। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंदी की जानकारी सबको होनी अनिवार्य है। फिल्म निर्देशक की जरूरत है, अगर निर्देशक पूरी तरह से हिंदी का ना हो तो भी वो हिंदी इतनी जरूर जानता हो कि अपने अभिनेता अभिनेत्रियों को आवश्यक निर्देश दे सके। तो वो लोग भी अगर उन्हें हिंदी नहीं आती तो हिंदी सीखते। तो रोजगार की दृष्टि से अगर हम पूरे इस परिदृश्य को देखें तो हिंदी बहुत बड़े कैनवास में फैली हुई। अब जो दूसरा इसका जो बड़ा क्षेत्र है जो हिंदी का है, ट्रांसक्रिप्ट लेखन का। ट्रांसक्रिप्ट लेखन एक बिल्कुल नई एक विधा के रूप में हमारे सामने आई है और ट्रांसक्रिप्ट लेखन के तार हमारे जो सोशल मीडिया के जो चैनल या मंच हैं इनसे भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आज आप देखें कि सोशल मीडिया में जितनी अच्छी आपकी दर्शक क्षमता होगी उतना ही कई बार फेसबुक या यूट्यूब चैनल के लोग आपको नगद पैसा देंगे और अपना विज्ञापन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो घर बैठे अगर आप कोई यूट्यूब चैनल बना लें या ऑनलाइन माध्यम से यहीं बैठकर आप अनुवाद का कार्य करें या फिर आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जो ये होते हैं अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के, अगर आपने अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी भाषा सीख ली तो फिर तो आपके रोजगार के अन्य भाषाओं के भी चैनल खुल जाते हैं। तो ये सब अगर आप देखें तो इनमें भी आप हिंदी में काम करते हुए बहुत अच्छी तरह रोजगार घर बैठे भी कमा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वहां जाकर भी कमा सकते हैं। और कोविड ने एक बहुत अच्छी सीख भी दी है और हिंदी के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर भी उपलब्ध कराया है।
इस कोविड के दौर ने घर बैठे काम, वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को जन्म दिया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा हिंदी के विद्यार्थियों को होने वाला है, क्योंकि आपको शायद मैं बता भी दूं, एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अनुवाद की जो व्यवस्था है विश्व भर में, उसमें सबसे ज्यादा अनुवादकों की मांग अंग्रेजी से हिंदी अनुवादकों की है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वालों की मांग दुनिया भर में सबसे अधिक है। और अगर आप अनुवाद में सिर्फ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी साहित्य का अध्ययन कर लेते हैं और परास्नातक स्तर पर सिर्फ हिंदी या सिर्फ अंग्रेजी विषय का अध्ययन करते हैं, तो एक अच्छे अनुवादक के लिए आपको जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, सरकारी नौकरी के लिए भी और प्राइवेट जो निजी कार्य कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी आपके नौकरी के अवसर खुल जाते हैं। और माध्यमिक शिक्षा में एक बात रह गई थी, उसे मैं जोड़ दूं कि अगर हिंदी और संस्कृत दोनों विषय आपने स्नातक स्तर पर लिए हैं तो माध्यमिक में जितने भी शिक्षक के पद हैं उनमें आपकी नियुक्ति हो सकती है। और इसी तरह प्राथमिक में अगर आपने हिंदी विषय लिया है तो आप प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं और बाकी विषय आप सहायक विषयों के रूप में पढ़ा सकते हैं। तो ये तो हुआ अनुवाद और शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के क्षेत्र में हिंदी की किस प्रकार की संभावनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, अवसर हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो बहुत सारे कंटेंट राइटर की भी जरूरत हमारे देश में हिंदी के क्षेत्र में लोगों को है, क्योंकि हम जो वेबसाइट देख रहे हैं, जो हम वेबसाइट पर जाकर लोगों से जुड़ने का या संदेश प्राप्त करने का काम करते हैं, या जो सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इन सबके लिए लिखने के लिए एक कोड भाषा की जरूरत होती है। उस कोड भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। तो वहां पर जो राइटिंग होती है, लेखन का कार्य होता है, उसमें भी अब हिंदी की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है और हिंदी वेबसाइटों की संख्या बढ़ रही है। आप ब्लॉग बनाकर भी कमाई कर सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग बहुत अधिक लोग देखते हैं तो आपके ब्लॉग से भी आपको कुछ निश्चित आय प्रतिमाह या जब भी आपकी जैसी दर्शक संख्या है उसके अनुसार जो भी जिस भी आप वेबसाइट पर ब्लॉग बनाते हैं उससे आपको पैसा मिल सकता है। इसके अलावा जितने भी आपके सोशल मीडिया के चैनल हैं उसमें सब में, यहाँ तक कि ट्विटर तक या क्लब हाउस है या वी चैट है, स्नैपचैट है, इस प्रकार के जो नए अभी चैनल आए हैं या कू है, इनमें भी आप अपनी दर्शक संख्या बढ़ाकर या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देकर आप अपनी दर्शक संख्या बढ़ाकर विज्ञापनों के माध्यम से कमाई कर सकते हैं। और कुछ ना करें, अगर आप सिर्फ हम हिंदी में अपना एक, अगर अच्छे गायक हैं तो एक गीत गाकर या एक अपना अभिनय दिखाकर, जो यूट्यूबर हैं, मैं उनकी ओर जा रहा हूँ, आपको ले जा रहा हूँ, यूट्यूबर बनकर भी आप अपनी वीडियो डालकर कमाई कर सकते हैं। हमने देखा है कि कई ऐसे गायक हैं जो या तो भीख मांगते थे या अंधे थे, और उन्होंने, या एक चाचा जी जो गोविंदा के गानों पर विदिशा में नृत्य करते एक शादी में पाए गए और उस शादी का वीडियो इतना चर्चित हो गया कि उसके बाद उन्हें जो है देश के बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं वहां पर उन्हें नृत्य करने के लिए बुलाया गया। तो इस प्रकार के भी अवसर आपको घर बैठे मिल सकते हैं। अभी कई अखबार, विशेष रूप से मैं अमर उजाला की चर्चा करना चाहूंगा, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। इस हिंदी माह में कई वर्षों से आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आपका बच्चा अगर कक्षा 10 तक या 12 तक पढ़ता है तो वो अपना हिंदी में कुछ भी वीडियो बनाकर भेज दे और उसे वो पुरस्कृत करते हैं। अगर उन्हें उनकी टीम को अच्छा लगता है तो उसे पुरस्कार देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी हैं। इसके अलावा भी जो दुभाषीय हैं, एक बहुत ही तेजी से विकसित होता हुआ ये भी क्षेत्र है जिसमें रोजगार के बहुत अच्छे अवसर हैं, जिनको इंटरप्रेटर कहते हैं अंग्रेजी में। दुभाषीय के रूप में भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी ये खूबसूरती या विशेषता है कि ये नौकरी आपको अधिकतर विदेश में हमारे दूतावासों में मिलेगी। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी के साथ किसी भी विदेशी भाषा का ज्ञान रखते हैं तो विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं उनमें आपको दुभाषीय की नौकरी मिल सकती है। अब ये नौकरी क्या है इसको भी मैं बता दूं। हम सब देखते हैं कि कई बार हमारे विदेशी अतिथि जब भारत आते हैं तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं,
फिर उसका अनुवाद करने के लिए पीछे खड़े रहते हैं महानुभाव, वो अनुवाद करके हमारे नेताओं को बताते हैं। और अगर हमारे नेता अंग्रेजी का मुंह छोड़कर हिंदी में बात करते हैं तो उनकी हिंदी का अनुवाद दूसरा दुभाषिया उन्हें बताता है। खासकर ये जो यूरोप के देश हैं या अरब के देश हैं और अफ्रीका के देश हैं, इनमें अंग्रेजी में वो लोग बात करना पसंद नहीं करते और अपनी भाषा का ही प्रयोग यहाँ आकर या किसी भी देश में जाकर करते हैं। तो इनमें भी रोजगार के अपरिमित अवसर हैं, क्योंकि हर दूतावास में दुभाषीय की आवश्यकता होती है। और चाहे हमारे नेता इस्तेमाल करें चाहे ना करें उसका, लेकिन दुभाषीय का पद वहां पर सृजित रहता है। तो उस पद पर बहुत ही अच्छी नौकरी है और बहुत अच्छे वेतन पर वहां नियुक्त किया जाता है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत करके विद्यार्थी हिंदी में परास्नातक तक अध्ययन कर लें या स्नातक तक भी अध्ययन कर लें और कोई डिप्लोमा कर लें विदेशी भाषा का, तो उन्हें दुभाषीय की नौकरी बहुत ही आसानी से मिल सकती है। तो अगर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक आध विदेशी भाषा, इनमें से कुछ भी आप पढ़ लें तो नौकरी के अवसर आपके लिए असीमित हैं, अपरिमित हैं। बस आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हिंदी मात्र टाइम पास करने के लिए, बहुत से लोग कहते हैं अरे साल खराब ना हो इसलिए हिंदी से हमने बीए कर लिया या एमए कर लिया। अगर ये भावना छोड़कर आप वाकई गंभीरता से हिंदी के अध्ययन में जुटेंगे और हिंदी को व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, ये नहीं आपने हिंदी के साथ कोई भी विषय चुन लिया और उसके बाद आप कहें कि हिंदी में रोजगार नहीं है, तो फिर इसमें हिंदी का दोष नहीं, कहीं ना कहीं आपका दोष। तो विद्यार्थी को, हमारे शिक्षकों का ये भी दायित्व है कि विद्यार्थियों को वो उचित मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार के विषयों का चयन कर वो किस प्रकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है। मैं कहता हूं अगर हिंदी संस्कृत या हिंदी अंग्रेजी से ही स्नातक कर लिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में और अनुवाद के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे सेवाओं के क्षेत्र हैं, नौकरियां हैं। अनुवादक, अधिकारी, हिंदी अधिकारी, सहायक निदेशक राजभाषा और शिक्षक, ये ऐसी नौकरियां हैं जो सर्वाधिक हैं। इनमें ही बहुत आसानी से विद्यार्थी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर पत्रकारिता का कोई डिप्लोमा कोर्स कर ले या कोई डिग्री अलग से ले ले या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर ले तो भी बहुत आसानी से वो विद्यार्थी नौकरी प्राप्त कर सकता है। और अभी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो उत्तर प्रदेश सरकार का पाठ्यक्रम बनाया गया, उसमें हम लोगों को जब पाठ्यक्रम बनाने के लिए शासन के साथ, अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, तो उनका पहला कहना जो था वो यही था, भाषा वाले खासकर जो हम शिक्षक थे उनसे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, सिंधी, ये सब भाषाएं थी, उर्दू, फारसी, ये सब थी उसमें। तो उन्होंने कहा भाई आप लोग बड़े पिछड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने कहा भाई हम तो पिछड़े नहीं है। कहने लगे पिछड़े इस मामले में है कि आप वही पढ़ाते हैं जो नौकरी नहीं दिलाता। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं, हम लोग तो बाकी चीजें भी पढ़ाते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो उनका जो कहना था वो ये कहना था कि पढ़ाते जरूर होंगे लेकिन इसको थोड़ा व्यवस्थित करिए आप। और बात उनकी बिल्कुल सही थी। व्यवस्थित करने का तात्पर्य उनका ये था कि हर वर्ष विद्यार्थी कुछ ना कुछ ऐसा पढ़े जिससे कि उसे नौकरी मिल सके। अब नई शिक्षा नीति में, जैसा कि 2021 से ही ये लागू हो रही है, इसमें ये कहा गया है कि अब 4 वर्ष का बीए होगा, सेमेस्टर आधारित सीबीसीएस पाठ्यक्रम होगा। तो हमने जो पाठ्यक्रम बनाया तो उसमें प्रथम वर्ष में हमने कार्यालय हिंदी का एक प्रश्न पत्र रखा कि कार्यालय की हिंदी के विषय में विद्यार्थी मूलभूत जानकारियां प्राप्त कर सके। उसमें हमने टाइपिंग भी रखी। टाइप करना नहीं आता। आज सबसे ज्यादा जो पद रिक्त हैं देश भर में, दुनिया भर में, जो हिंदी से संबंधित पद हैं, उसमें हिंदी टाइपिस्ट के हैं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, कार्यालय में चले जाएं, वो कहते हैं हम हिंदी में काम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ हिंदी का टाइपिस्ट नहीं, टंकक नहीं है। तो हम टाइपिंग करना भी उसे सिखाएंगे विद्यार्थी। इसके अलावा जो वर्तमान जरूरत है उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। आज पीपीटी बनाना विद्यार्थी की जरूरत है। आज उसको पीडीएफ बनाना आना चाहिए। आज उसे अपने किसी भी काम को शोकेस करना, जिसे कहते हैं प्रस्तुत करना, उसे आना चाहिए। अगर वो एक पत्र लिखना भी नहीं जानता है तो वो विद्यार्थी आगे जीवन में क्या कर पाएगा। तो हमने शुरुआत कार्यालय हिंदी से इसीलिए की है। इसके बाद फिर हमने उसे अनुवाद सिखाने का प्रयास किया कि मान लीजिए अगर 1 साल में वो
पढ़ाई छोड़ देता है तो वो सर्टिफिकेट बीए का जो है, सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन उसको कहते हैं वो लोग, उसका नामकरण 1 साल में छोड़ दे तो सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन अगर हासिल कर लेता है तो भी वो विद्यार्थी नौकरी प्राप्त करने के लिए अर्ह हो जाता है। 2 साल में छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिलेगा तो अनुवाद का कार्य सीख चुका होगा। इसके बाद फिर वो साहित्य की ओर मुड़े। अगर उसे तीसरे साल पढ़ना है तो फिर वो वाकई हिंदी का गंभीर विद्यार्थी हो, तभी उसको तीसरे साल और चौथे साल पढ़ना चाहिए और 1 साल का एमए करना चाहिए, क्योंकि चौथे साल का नाम, तीसरे साल का नाम तो डिग्री इन रिसर्च है और चौथे साल का नाम है एमए, और क्षमा कीजिए, चौथे साल का नाम डिग्री इन ग्रेजुएशन है और चौथे का डिग्री इन रिसर्च है, और 5वें साल का एमए नाम है। तो जो डिग्री इन रिसर्च करेगा 4 साल बाद वही एमए करे और वो रिसर्च की दिशा में भी आगे बढ़े। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि विद्यार्थी की अभिरुचि 2 साल में हमें पता चल जाएगी कि वो वाकई शोध करना चाहता है या नहीं। और इसीलिए शासन के निर्देश पर हमने पहले साल से ही शोध को भी रखा है कि भाई शोध के बारे में विद्यार्थी जाने तो कि शोध क्या होता है। तो उसकी जो मूलभूत जानकारियां हैं वो भी उसे अपडेट होते रहना चाहिए, अद्यतन करते रहना चाहिए। तो पूरे अगर परिदृश्य को देखें तो आज हिंदी की जितनी अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है उतनी पहले कभी नहीं थी, और ये पिछले 25-30 वर्षों में हुआ है। लोग कहते थे कि भूमंडलीकरण के बाद, कंप्यूटर के आने के बाद या निजीकरण के बाद हिंदी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, और हमारे बड़े बड़े पंडित जो हिंदी के विद्वान थे वो हिंदी का मरसिया पढ़ने लगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हिंदी ने इन सब चुनौतियों के बीच अपनी पतवार थामे रखी है, राह निकाली है और नए नए अवसरों के बीच में अपनी भी मजबूत जगह स्थापित की। क्या कारण है कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आता है तो कहता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती, या जब ट्रंप चुनाव लड़ते हैं तो नमस्ते मोदी और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है, या आपकी बार अंग्रेज जब चुनाव लड़ते हैं, डेविड कैमरन ब्रिटेन में, तो कहते हैं अब की बार कैमरन सरकार, अब की बार मोदी सरकार के पैटर्न पर, उसकी तुक पर, और अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप का शासन जब वहां पर शुरू होने से पहले, ट्रंप की जीत से पहले होता है। तो ये सब विश्व भर में हिंदी की एक प्रकार से उपस्थिति का द्योतक। इसके अलावा अभी हाल ही में, वैसे तो 3 नंबर की भाषा, कुछ लोग 4थे नंबर की विश्व की भाषा हिंदी को मानते आए हैं, लेकिन अभी डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने एक शोध कार्य किया जिसमें उन्होंने ये पाया कि अब हिंदी विश्व में प्रथम स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और मैं तो कहता हूं कि बहुत ज्यादा समय दूर नहीं है जब हिंदी अंग्रेजी को पछाड़कर विश्व की संपर्क भाषा बन जाएगी, क्योंकि 300 साल का एक चक्र है। 300 वर्ष लगभग फारसी रही, उसके बाद 300 साल के लगभग फ्रेंच रही दुनिया की संपर्क भाषा, फिर लगभग 300 साल से कुछ ही अधिक हुआ है कि अंग्रेजी संपर्क भाषा। अब हिंदी का स्थान बन रहा है। तो अगर हिंदी विश्व की संपर्क भाषा बनती है तो उसके पीछे दुनिया भर में हमारे जो प्रवासी भारतीय, चाहे वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए हों, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाने के लिए गए हों, चाहे खाड़ी के देश में गए हों, चाहे कनाडा या अमेरिका, अफ्रीका के देशों में गए हों, चाहे यूरोप में गए हों, या बीपीओ कंपनियों के माध्यम से जो हमारे भारतीय विदेश गए हों, उन सबने ये एक वहां पर पृष्ठभूमि तैयार कर दी है कि हिंदी भविष्य में विश्व की संपर्क भाषा बनेगी, और ये इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अक्सर देखता हूं कि 14 सितंबर से हिंदी का रुदन शुरू हो जाता है, लोग रोने लगते हैं, हिंदी पिछड़ी है, हिंदी में कोई पढ़ता नहीं, हिंदी कोई बोलता नहीं, हम अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का रोना रोते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से पढ़कर आए हैं वही हिंदी के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वही हिंदी की वेबसाइट बना रहे हैं, वही हिंदी में कंटेंट लेखन का कार्य कर रहे हैं, वही हिंदी के आज बड़े लेखकों के रूप में गिने जा रहे हैं। और लेखन का क्षेत्र तो मैंने अभी गिना ही नहीं है। हिंदी का लेखक आप अगर इसके परिमाण के माध्यम से मात्रा के रूप में देखें तो हिंदी में जितनी पुस्तकें या लिखी जाती हैं, चाहे वो कविता की हो, चाहे उपन्यास की हो, चाहे कहानी की हो, उतनी किसी भाषा में नहीं। भले ही वो बिक्री के मामले में पीछे हो,
लेकिन प्रकाशन के मामले में हिंदी की किताबें, हिंदी की पुस्तकें, हिंदी के लेखक, हिंदी के कवि, हिंदी के जो भी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे प्रकाशक हों, चाहे वो मुद्रक हों, चाहे वो टंकण का कार्य कर रहे हैं, वहां भी टंकण का कार्य करने वालों की बहुत मांग है। आपका यूनिकोड की टाइपिंग की बहुत मांग है, चाणक्य फॉन्ट में टाइपिंग करने वालों की बहुत मांग है, पेज मेकर पर काम करने वालों की बहुत मांग है, कोरल ड्रॉ में काम करने वालों की बहुत मांग है हिंदी में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस क्षेत्र में लोग जाना नहीं चाहते और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ही ये सब सीखते हैं। अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इन क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं तो जो डीटीपी का काम कहलाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम, प्रकाशन का काम, उसमें तो आपको रोजगार के असीमित अवसर हैं, क्योंकि इतने अधिक प्रकाशक हैं। और अब आजकल ऑनलाइन पब्लिशिंग का भी एक क्षेत्र खुल गया है, ई पब्लिशिंग, ई बुक का या किंडल में बुक प्रकाशन का। इन सब में भी अगर हमारा विद्यार्थी हिंदी टंकण जानता है तो रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, अंत में यही कहूंगा कि हिंदी की कथा अनंत है और हिंदी के अवसर अपार हैं। बस उन अवसरों को खोजने की जरूरत है, उन अवसरों पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, व्यवस्थित तरीके से कक्षा 12 या कक्षा 10 के बाद अध्ययन की आवश्यकता है और हमारे शिक्षकों का भी ये दायित्व है कि उन्हें सही दिशा में मोड़ें। मैंने अपने विश्वविद्यालय में बहुत लड़ाई झगड़ा करके बीए ऑनर्स में हिंदी अंग्रेजी दोनों एक साथ कराया, क्योंकि लोग कह रहे थे नहीं हिंदी अंग्रेजी एक साथ, दो साहित्य की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, अगर ये नहीं होगा तो हमारा विद्यार्थी रोजगार के एक बहुत बड़े क्षेत्र से वंचित रह जाएगा। तो हमें इन सब चीजों को भी देखना है कि हम अपने विद्यार्थी को किस प्रकार से रोजगार की दिशा में उन्मुख कर रहे हैं। अगर हम उसका सही मार्गदर्शन कर सके, अगर वो सही दिशा में सही विषयों के साथ अध्ययन करता है तो उसके लिए रोजगार के क्षेत्र दोनों बाहें फैलाए उसका स्वागत कर रहे हैं। आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाराबंकी द्वारा आयोजित रोजगार के क्षेत्र में हिंदी विषय पर आयोजित इस व्याख्यान को सुनने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी ने बड़ा विहंगम दृष्टि डाला कि कैसे हिंदी रोजगार परक विषय बन सकती है। आपने जो वर्तमान विश्व परिदृश्य है, वर्तमान विश्व व्यवस्था है, जिसमें निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो उपभोक्तावादी संस्कृति के परिणाम स्वरूप जो दुनिया ग्लोबल विलेज में बदली है, उसमें हिंदी विषय कैसे कारगर है और उपभोक्तावादी संस्कृति में उसी का बोलबाला होता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। तो निश्चित रूप से हिंदी बोलने वालों की संख्या विश्व में अधिक है। इसलिए आपने बताया कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादकों की बड़ी भारी मांग है। आपने तृतीय श्रेणी से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और तमाम शिक्षा के क्षेत्रों में, द्विभाषीय के क्षेत्र में, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के क्षेत्र में कैसे कैसे रोजगार के अवसर हैं हिंदी में, बड़ा व्यापक प्रकाश डाला। मेरी सिर्फ एक रिजर्वेशन रही है, खैर ये थैंक्स मोशन में नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन बिसारिया जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी हम जिस क्षेत्र में लैग करते हैं हिंदी के क्षेत्र में, वो अभी हमारे देश में अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में हिंदी विषय में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। और ये हमको लगता है तभी शुरू हो पाएगी जब दुनिया में हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में शुरू होगा। हमारे हिंदी में इस स्तर का लेखन हो कि उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में शुरू हो, और तब वो अभियांत्रिकी और मेडिकल सेवाओं में भी पढ़ाई हिंदी में जब प्रारंभ होगी
तो निश्चित रूप से जब हम हिंदी में सोचेंगे और हिंदी में ही लिखेंगे, अभी हम सोचते हिंदी में है, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर लिखते हैं। ये सब जो संकट है, निश्चित रूप से अभी हमारे देश आजाद हुए 70 वर्ष हुआ है और हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। और इसलिए आपने बताया कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, वेबसाइट निर्माण के क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कैसे कैसे रोजगार हिंदी देती है। आपने इतना विहंगम दृष्टि और इतना व्यापक रूप से हिंदी के उपयोगिता पर चर्चा की, तमाम ऐसे क्षेत्रों को आपने टच किया जिसके बारे में आज तक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और निश्चित रूप से हमारा महाविद्यालय परिवार ही नहीं, हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी विषय लेने वाले और हिंदी के शुभचिंतक सभी लोग आपके व्याख्यान से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। आपने इतना व्यवस्थित व्याख्यान इस विषय पर दिया, इसके लिए मैं महाविद्यालय की तरफ से आपको हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही महाविद्यालय के वो समस्त शिक्षक बंधु और आयोजक डॉक्टर अनीता सिंह जी, संचालक डॉक्टर विजय वर्मा जी, आप सब लोगों ने इतना अच्छा व्याख्यान सुनने का अवसर हम लोगों को प्रदान किया, इसके लिए आप लोगों को भूर भूरी प्रशंसा और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितने भी यूट्यूब और जूम ऐप के माध्यम से जो भी विद्यार्थी और शिक्षक जुड़े हैं और वो सभी लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे और आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए आपका सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आयोजन डॉक्टर विजय वर्मा को सौंपता हूँ। डॉक्टर विजय वर्मा। धन्यवाद सर। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।